हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 27 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड हैं द हिंदू में। और ये वीडियो आज की थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ कवर्ड है आज के डेट पे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ आई है जहां जयराम रमेश जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, राइट, उन्होंने अपोज किया है आधार बेस्ड मनरेगा में जो पेमेंट होती है उसमें। इन्होंने क्यों अपोज किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, जिसकी वजह से पेमेंट में कहीं ना कहीं इश्यूज होती हैं। तो इन्होंने अपोज किया इस चीज़ को। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके बारे में हम देखेंगे, हालांकि कल भी हमने देखा था, राइट। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, शॉर्ट फॉर्म है इसकी MGNREGS। ये लॉन्च कब हुई है? तो 2005 में। ईयर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहती है कभी कभी। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और इस स्कीम में क्या किया जाता है? तो गारंटी प्रोवाइड की जाती है 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो याद रखनी है 365 दिन, 365 डेज नहीं गारंटी की जाती है, सिर्फ 100 डेज है। ठीक है, और सिर्फ रूरल हाउस होल्ड के लिए ये अवेलेबल है जहाँ पे अडल्ट मेंबर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, ये आपको कीवर्ड याद रखनी होगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देती है, राइट। और अगर 15 दिन तक अगर वर्क असाइन नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो 1/4 मिनिमम वेज जो है उसके हिसाब से देना होगा गवर्नमेंट को। अगर 30 डेज तक, अगर फर्स्ट 30 डेज तक जॉब नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितनी हो जाएगी? तो हाफ हो जाएगी, यानी 2/4। ठीक है, और वर्क जनरली 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही जो एप्लीकेंट की विलेज है वहाँ उन्हें दी जाती है। पर कभी कभी इसके बियॉन्ड भी वर्क अलॉट होती है, तो वैसे कंडीशन में क्या दी जाती है? ट्रैवल अलाउंसेस। अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर सॉरी के अंदर ही जॉब प्रोवाइड की जाती है और उसके बाहर नहीं की जाती है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ज़रूरी नहीं है, राइट, कि एक 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही सारी जॉब्स अवेलेबल हो, राइट। ये तो लॉजिक नहीं अप्लाई होती इस पे। ठीक है, तो याद रखनी कि 5 किलोमीटर के बियॉन्ड भी ट्रैवल अलाउंसेस प्रोवाइड की जाती है उसके बियॉन्ड, और इंडिविजुअल्स वर्क कर सकते हैं। अब हम और डिटेल्स देखेंगे। पेमेंट वीकली बेसिस पे होती है। ठीक है, अगर पेमेंट में डिलेज होती है तो वही अभी हमने देखा कि कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। और अगर वर्क प्रोवाइड नहीं की जाती है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दी जाती है और कंपनसेशन भी मिलेगी अगर वीकली बेसिस पे अगर पेमेंट उन्हें नहीं मिल पाती है तो। याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेमेन को गारंटी की गई है 1/3 जॉब जो भी अवेलेबल रहेगी मनरेगा के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 1/3 जॉब वेमेंस के लिए यहाँ पे अवेलेबल की गई है, यानी गारंटी की गई है। अब कैसे रजिस्ट्रेशन होती है? तो ग्राम पंचायत में जाके रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल अपनी करेंगे और ग्राम पंचायत के द्वारा जॉब कार्ड उनको इशू किया जाएगा। क्या क्या वर्क अवेलेबल है? तो वाटर कंजर्वेशन हो या वाटर हार्वेस्टिंग वाली चीज़ें हो, ठीक है। फिर अगर स्टोर करनी होगी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ को, या लैंड डेवलपमेंट या फ्लड कंट्रोल के बारे में, या रूरल कनेक्टिविटी वाली कोई चीज़ हो तो वैसी वर्क प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं मनरेगा के बारे में, और बेसिक चीज़ हैं, इससे ज़्यादा डीप में यूपीएससी नहीं पूछेगी। और इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपने अभी तक सुन ली होगी तो बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी अगर इस पे क्वेश्चन आती है तो। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ कैग के बारे में मेंशन की गई है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट को असेंबली के पहले प्लेस किया था। अब ये क्या मैटर चल रही है वो तो यूपीएससी आपसे नहीं कभी पूछेगी। अब कैग के बारे में है तो वैसे भी पॉलिटी में हमें पढ़नी है, राइट। अब कैग की फुल फॉर्म क्या है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है CAG। ये क्या है? तो ये इंडिया की ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट की हेड होते हैं कैग। ठीक है, और ये गार्डियन इन्हें कंसिडर किया गया है जो भी पब्लिक पर्स है, यानी फाइनेंशियल सिस्टम जो कंट्री में चल रही है बोथ सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, वो दोनों की ये गार्डियन है। सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर हो ये सारी चीज़ को ये ऑडिट करते हैं। ठीक है, नाम ही है इनकी ऑडिटर, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखनी होगी कि बुलवर्क कहा गया है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कैग को। ठीक है, और किसी का कहा गया? यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकती है कि नीचे दी गई कौन कौन सी बॉडीज को कंसिडर को कहा गया है बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या डेमोक्रेटिक सिस्टम के बुलवर्क किसे कहा गया है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, इलेक्शन कमीशन को, यूपीएससी को, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कहा गया। ठीक है, ये चार चीज़ों को कहा गया, याद रखनी है। अब बढ़ेंगे हम आगे। क्या को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कैसे? तो अंडर वारंट
उनकी हैंड एंड सील पे, ठीक है, वॉर इट अंडर हिज हैंड एंड सील। और ये सेम प्रोसीजर से और कौन अपॉइंट किए जाते हैं, तो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। अब कैग ऑफिस होल्ड करते हैं और प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ और अफर्मेशन लेते हैं अपनी, ठीक है। कितने टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो 6 ईयर के लिए, या एज उनकी 65 ईयर अटेंड हो गई होगी तब तक, दोनों में से जो अर्लियर होगी वो। अगर रेजिग्नेशन भी देनी होगी तो रेजिग्नेशन किसे देते हैं कैग, तो प्रेसिडेंट को देते हैं क्योंकि वही अपॉइंट करते हैं इसे, राइट। और कौन सी ग्राउंड पे रिमूव किए जाते हैं कैग को, तो सेम जैसे कि सेम मैनर में रिमूव किए जाते हैं जो भी ग्राउंड्स हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, उसी के ग्राउंड पे। और डिटेल्स हम देखेंगे। हालांकि ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के तहत, पर ये प्रेसिडेंट की प्लेजर में काम नहीं करते हैं। कौन प्रेसिडेंट की प्लेजर में काम करते हैं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। एलिजिबल भी नहीं है दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। सैलरी सर्विसेज जो भी कैग की रहती हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ना ही कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा, याद रखनी है। सैलरी अलाउंसेस रहती हैं या पेंशन्स होती हैं, वो सारी चार्ज किए गए हैं किस चीज़ पे, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे। आप एक बार ज़रूर पॉलिटी में चेक करें कि कौन कौन सी जो ऑफिस हैं जो कि चार्ज है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, दोबारा कोई चांसेस नहीं है, दोबारा भी पूछ सकती है। अब ये काम क्या करती हैं, तो ऑडिट करती हैं जो भी एक्सपेंडिचर हो रही है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, इन सारी चीज़ों को ये ऑडिट करती है सारी एक्सपेंडिचर्स की, ठीक है। तो ये तीन जो फंड्स हैं इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट की, उस पे ये वर्क करती है। ऑडिट और भी चीज़ें करती हैं जैसे कि ट्रेडिंग हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हो, प्रॉफिट लॉस जो भी अकाउंट्स में हो रही हैं वो, या बैलेंस शीट हो गई या सब्सिडरी अकाउंट हो गई, कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये करती है। और अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करती है सेंटर वाली चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट वाली चीज़ डिपार्टमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ भी ऑडिट कर रही होगी तो वो अपनी रिपोर्ट वो किसे देगी, गवर्नर को देगी, ठीक है। स्टेट ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ऑडिट जो की जाती है कैग के द्वारा, वो रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है प्रेसिडेंट को, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि सेंटर के लिए प्रेसिडेंट को दी जाएगी इनके द्वारा और स्टेट के लिए गवर्नर को, ठीक है। गाइड कैसे, गाइड या फ्रेंड या फिलोसफर आप कह सकते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी इन्हें कंसिडर किया गया है जो पार्लियामेंट के उससे है उसमें। और कैग 3 ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट करती है प्रेसिडेंट के पास। कौन कौन सी हैं ये, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्रेसिडेंट को ये सबमिट करती हैं, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंस अकाउंट की, और ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अंडरटेकिंग की, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को एक्सक्लूसिवली कैग करते हैं। तो ये डिटेल्स थी कैग के बारे में, और इससे ज़्यादा यूपीएससी आपसे बाहर नहीं पूछेगी, ठीक है। बहुत बड़ी ये चैप्टर है कैग, पर ये जो आपको डिटेल्स बताई इससे बाहर नहीं क्वेश्चन फ्रेम होगी, यही है बेसिक, ठीक है। और वैसे भी कैग के बारे में आपको पॉलिटी में पढ़नी ही थी, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जिसमें एनिमल हेल्थ की अच्छी सी देखभाल की जाएगी, ठीक है। उनकी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी को बूस्ट किया जाएगा ताकि इनसे जो भी जूनोटिक डिजीज़ होती हैं उसे कर्व किया जा सके, उसे रोका जा सके, ताकि ह्यूमन की लाइफ डिजीज़ फ्री रहे, ठीक है। और ये किसके द्वारा की गई है, तो ये अभी पार्टनरशिप में की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। एक तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। साथ साथ में G20 के द्वारा 25 मिलियन की पैंडमिक फंड को सेटअप किया गया था, राइट। तो G20 के बारे में हम देखेंगे। इसमें ये कुछ बॉडीज़ ही मेंशन है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले G20 के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट, या कोई डायलॉग नहीं है, ये फोरम है जिसमें 19 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। वर्क क्या करते हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ये वर्क करते हैं, या क्लाइमेट चेंज से मिटिगेशन करनी हो उस चीज़ पे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं उस पर G20 वर्क करती है। अब G20 में कहा गया है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमीज इस ग्रुप के अंदर आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम फैक्ट्स भी देख सकते हैं कि 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट कवर्ड है इसके अंदर, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, और 2/3 वर्ल्ड की
यानी ग्लोबल पॉपुलेशन कवर्ड है और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया को। अब G20 की हाल फिलहाल में समिट भी इंडिया में हुई थी, राइट? तो इम्पॉर्टेंट है वैसे G20। और ये क्यों मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार बहुत पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, जहाँ उन्होंने डायरेक्टली ऐसी ही स्टेटमेंट पूछी थी। पर ये जो पर्टिकुलर परसेंटेज है इसमें चेंज करके यूपीएससी ने पूछा था। और G20 इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है, हाल फिलहाल में। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या क्या इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है, परसेंटेज वाइज। अब G20 फाउंड कब किया गया था? तो 1999 में की गई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उसके बाद। और G20 लेटेस्ट सीरीज़ है वर्ल्ड वॉर 2 इनिशिएटिव की, ये ध्यान में रखनी है। तो यही इसी की मैं बात कर रहा था कि 18 G20 समिट हुई है कहाँ? न्यू दिल्ली में हुई थी 2023 में। रिसेंटली 18 समिट हुई है, तो ये याद रखनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकती है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वैसे ही। काम क्या करती है? तो लोन या ग्रांट्स प्रोवाइड करती है लो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ को, ठीक है, या कोई अगर उन्हें कैपिटल प्रोजेक्ट भी परस्यू करनी हो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड की जाती है। अब वर्ल्ड बैंक कलेक्टिव नेम है दो बॉडीज़ की, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ही ओन की गई हैं। कौन सी हैं ये दो बॉडीज़? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA, ठीक है। और ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा होल्ड या ओनरशिप की गई है, ठीक है। बाकी तीन कौन है वो हम देख लेंगे, ठीक है। टोटल पांच ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर है, ठीक है। फाउंड कब की गई थी वर्ल्ड बैंक? तो 1944 में, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसी वक्त इसे फाउंड किया गया था। और पहली लोन वर्ल्ड बैंक ने कौन से कंट्री को लोन प्रोवाइड की थी? तो फ्रांस को प्रोवाइड की थी 1947 में। अब इसे चेंज करके यूपी से बोल सकते हैं कि इंडिया को ही पहली बार लोन प्रोवाइड किया गया था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है, याद रखनी है, फ्रांस को प्रोवाइड की गई थी। अब हम और डिटेल्स देखेंगे। अभी जस्ट हमने देखा कि इस्टेब्लिश की गई है 1944 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है वर्ल्ड बैंक की? तो वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी हैं ये पांच ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ देख सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फिनिश कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बीगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये हैं पांच ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होल्ड करती हैं। अब यूपीएससी अगर आपसे वर्ल्ड बैंक के बारे में ये बेसिक चीज़ें अगर नहीं पूछ के आपसे पूछ सकती है कि कौन सी पांच ऑर्गेनाइजेशन नीचे दी गई कवर्ड हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, तो वहाँ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ सकती है, तो इसे ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, रीजनल है, याद रखनी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक नहीं है ये, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुई है? तो 1966 में हुई है। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की? तो ये लोकेटेड है मनीला, फिलीपीन में। काम क्या करती है? तो प्रमोट करती है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी एशिया में हो रही है उस पर, ठीक है। और ADB क्लोजली वर्क करती है वर्ल्ड बैंक के जैसे। कैसे? इसके सेम वर्ल्ड बैंक के जैसे कैसे मॉडल है एशियन डेवलपमेंट बैंक? क्योंकि वेटिंग वेटेज वोटिंग सिस्टम सेम है वर्ल्ड बैंक जैसी, ठीक है। और कैपिटल जैसे सब्सक्रिप्शन रहेगी वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी फंड की प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी जो फीचर्स हैं ये सिमिलर है वर्ल्ड बैंक जैसे, इसलिए इसे कहा गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लोजली मॉडल्ड है वर्ल्ड बैंक जैसी, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये, यूपीएससी उठा के आपसे पूछ सकती है, ठीक है। अब हम और डिटेल्स देखेंगे। लार्जेस्ट बोरोइंग कंट्री कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर? तो इंडिया है सबसे पहले, दूसरी है चाइना, थर्ड है पाकिस्तान। याद रखनी है इंडिया के कौन से पोजीशन है, क्योंकि यूपीएससी बोल सकती है कि फर्स्ट लार्जेस्ट बोरोइंग कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो ध्यान देनी है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। और लार्जेस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन और वोटिंग राइट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जापान की है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन की बात की जाए या वोटिंग राइट्स की, ठीक है, तो जापान की है। सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स की है, थर्ड है चाइना, और फोर्थ है इंडिया, ठीक है, याद रखनी है, फोर्थ है इंडिया अगर बात की जाए तो वोटिंग राइट्स में। और बोरोइंग में बात की जाए तो इंडिया सेकंड है। अभी डायरेक्ट स्टेटमेंट चेंजेस करके पूछ सकती है कि पहली आती है लार्जेस्ट बोरोइंग में या पहली आती है लार्जेस्ट वोटिंग राइट में, ठीक है। तो ट्रिक किया जा सकता है, ध्यान रखना होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन है, इसे देखेंगे। तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, याद रखनी है। काम क्या करेगी? तो हंगर को डिफीट करना और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना वर्ल्ड वाइड, यही इनकी मेन एम है, ठीक है। फाउंड कब की गई है? तो 1945 में FAO को
फाउंड किया गया था और इसमें 195 मेंबर्स है इंक्लूडिंग 194 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन। इसमें इंडिया भी इसकी पार्ट है, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, तो रोम, इटली। अब ये 2 या 3 स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेट स्टेट्स, सॉरी यूनाइटेड नेशन वाली यूपीएससी पूछती है आपसे, राइट। एक स्टेटमेंट में ये पूछ देगी कि ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, या बोल देगी कि ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ लेगी कहाँ है, ठीक है। और इंडिया इसकी मेंबर है या नहीं, ये पूछ लेगी। तो ये 3 या 2 स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट रहती है, तो ध्यान देनी है इस पे भी। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आई है आर्टिकल जहाँ पे इंडिया ने आ, पाकिस्तान को ब्लेम किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। कभी पाकिस्तान करती है इंडिया को, कभी इंडिया करती है, राइट। तो ये तो चलता रहता है। इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए क्या है, तो इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, उसे देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, याद रखनी है। काम क्या करती है, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में वर्क करती है ये। हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशन ये चलाती है, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाती हैं कोई सी भी पर्टिकुलर कंट्री पे अगर वो पीस या सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रही है तो, ठीक है। और मिलिट्री एक्शन भी लेती है अगर वो कुछ खास डेवलपमेंट अगर नहीं कर पा रही है तब। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी है जो रेजोल्यूशन को इशू कर सकती है, जो कि बाइंडिंग रहेगी मेंबर स्टेट्स पे। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जो मेंबर्स हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस के, राइट, अगर वो अच्छे से एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री, तो ये रेजोल्यूशन उस पर इशू करती है उन कंट्री पे, और उस कंट्री को बात माननी पड़ेगी यूएनएससी की। अगर नहीं मानती है तो क्या करेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या तो इंटरनेशनल सैंक्शन लगाएगी इन उस चीज़ों पे, जैसे कि इकोनॉमिक टर्म्स में सैंक्शन लगा दी कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री कोई किसी एक्सपोर्ट करती होगी कोई सी भी प्रोडक्ट, राइट, जिससे उस कंट्री को बेनिफिट मिल रही है, उस चीज़ पे सैंक्शन लगा देगी कि इसे इंपोर्ट नहीं करना है, और बाकी कंट्रीज यानी जो भी मेंबर्स हैं यूएनएससी के उन्हें माननी पड़ेगी, राइट। या क्या करेगी, मिलिट्री एक्शन उठाएगी उस पर्टिकुलर कंट्री पे अगर वो कुछ खास काम नहीं कर पा रही है तब, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ओनली है, एक ही इकलौती यूएन की बॉडी है जिसके पास इशू है, पावर है, अथोराइज है इशू करने के लिए रेजोल्यूशन को, जो कि बाइंडिंग रहेगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब क्रिएट की गई है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे क्रिएट किया गया था। और इसमें 15 मेंबर्स हैं यूएनएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये विक्टर साबित हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इसलिए इन्हें परमानेंट मेंबर के तौर पे देखा गया, ठीक है। अब इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 ईयर टर्म के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और आपको ध्यान देनी है, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर में आती है, ठीक है। ये रिपोर्ट आप एक देख सकते हैं जहाँ 2021 में इंडिया 8th टाइम एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट की गई थी। और जब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आएगी तब तब आपको G4 कंट्रीज़ की भी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी कि G4 ग्रुप एडवोकेट कर रही हैं कि इसमें रिफॉर्म होनी चाहिए। और इस बार तो बहुत सारी कंट्री ने सपोर्ट भी किया इंडिया का, ठीक है, कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, सॉरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि इंडिया जैसी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या जो बहुत अच्छी पीस कीपिंग में वर्क कर रही हैं, राइट, या जिन जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं, या जिनके पास न्यूक्लियर पावर भी है, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कि वो नॉन पर सॉरी परमानेंट मेंबर की चेयर को होल्ड कर सके। तो ये न्यूज़ में थी, पर हमें पता होना चाहिए G4 कंट्रीज़ के अंदर हैं कौन कौन। तो इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील, ठीक है, ये 4 कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछती है यूपीएससी तो ठीक, अगर नहीं पूछती है तो चांसेस है आपसे G4 के बारे में पूछेगी, ठीक है। तो इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज हैं G4 कंट्रीज, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे ये बताया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दिया है कि पोलियो केसेस मेघालय में अभी देखी गई हैं या नहीं।
ठीक है। तो या हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी या मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई सी भी रिवाइवल नहीं दी है कि पोलियो केसेस की क्या डिटेल्स हैं अभी मेघालय में। तो ये तो वैसे पोलियो तोलियो पे मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगी वैसे, पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है जीका वायरस के बारे में मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीज़ें मेंशन है जीका के बारे में, इसे हम देखेंगे क्योंकि वायरस वगैरह यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे कि क्या थी, मार्बर्ग्स वायरस है या जीका वायरस है या इबोला हो गई या निपा वायरस हो गई या एमपॉक्स वायरस हो गई। वायरस बहुत ज़्यादा इस बार है न्यूज़ में, तो चांसेस है जीका पे क्वेश्चन आ सकती है। तो याद रखनी है ये मॉस्किटो ब्रोन वायरस है, यानी मॉस्किटो के बाइट करने के बाद जो वायरस हो उसे कहते हैं मॉस्किटो ब्रोन वायरस। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होती है, तो एंडिस मॉस्किटो से होती है जो ड्यूरिंग डे यानी दिन के समय में जो बाइट करती हैं। ठीक है, और जीका वायरस इन्फेक्शियस तुरंत सिम्टम्स इसकी डेवलप नहीं होती है। ठीक है, कुछ समय लग जाती है उसको डेवलप होने में। ठीक है, और मोस्टली क्या है कि मोस्ट द पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन डू नॉट डेवलप सिम्टम्स, यानी बहुत सारा केसेस में ऐसा देखा गया है कि सिम्टम्स ही उनमें डेवलप नहीं होती है। तो ये एक यूनिक फीचर है जीका वायरस की, याद रखनी है। ठीक है, अगर किसी में सिम्टम्स भी आती है तो यही रहेगी, फीवर, कंजक्टिव, ठीक है, मसल जॉइंट पेन, रैशेस और हेडक 2 to 7 डेज तक होती है लगातार। और जीका वायरस की इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में भी हो जाती है। तो जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेक्ट टू बी बॉर्न विथ माइक्रोसिफली। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी विमेन है जो प्रेग्नेंट है और उन्हें जीका वायरस हो जाती है, तो एक माइक्रोसिफेली करके एक डिसेबिलिटी है। ठीक है, ये बेबीज़ में हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसिफेली टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जीका वायरस से याद रखनी होगी आपको। ठीक है, इसमें क्या होती है कि बर्थ जब न्यूबॉर्न बेबीज बर्थ जन्म लेते हैं, राइट, तो उनकी हेड की साइज़ जो रहती है वो छोटी रहती है बॉडी के हिसाब से। ठीक है, बॉडी के हिसाब से जितनी हेड की साइज़ होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, तो एक टाइप की हेड की डिसेबिलिटी है माइक्रोसिफली। ठीक है, तो माइक्रोसिफली की केसेस हो जाती हैं और मिसकैरेज भी हो जाती है बर्थ के टाइम पे जीका वायरस की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना होगा। जीका वायरस एसोसिएटेड है गुलियन बेरी सिंड्रोम से, याद रखनी है। एक तो माइक्रोसिफली याद रखनी है, दूसरी चीज़ गुलियन बेरी सिंड्रोम से कौन लिंक्ड है, तो जीका वायरस। ठीक है, पहली केस कहाँ आइडेंटिफाई की गई है, तो युगांडा में की गई थी 1947 में, मंकीज़ में की गई थी। ठीक है, मकाऊ मंकीज़ में इसे किया गया था सबसे पहले आइडेंटिफाई, और उसके बाद फिर एंडिस मस्कीटो है जो ट्रांसमिट करती है इसे। और डेंगू, चिकनगुनिया या येलो फीवर भी एंडिस मॉस्किटो के ही द्वारा इसे ट्रांसमिट किया जाता है। तो याद रखनी है, डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया और येलो फीवर, अर्बन येलो फीवर, ये एंडिस मॉस्किटो के द्वारा ही ट्रांसमिट की जाती है। अभी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जीका वायरस के लिए, ना ही अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल है जिससे प्रिवेंट या ट्रीटमेंट किया जा सके जीका वायरस की। तो ये इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो हमसे यूपीएससी पूछ सकती है। डिजीज़ के बारे में यूपीएससी पूछती है। ठीक है, आपको दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि हेपेटाइटिस के बारे में यूपीएससी ने पूछा था बहुत पहले, एक बार डायबिटीज़ के बारे में पूछा था, एक बार टीबी के बारे में बहुत पहले पूछा था, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, राइट। तो डिजीज़ के बारे में भी आती है क्वेश्चन, तो ये ध्यान में देना है। ठीक है, अभी एक न्यूज़ आई है G7 ग्रुप के बारे में। ठीक है, कि ये 50 बिलियन लोन प्रोवाइड करने वाले हैं यूक्रेन को। तो अब ये G7 क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ सेवन, G7, ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। ये भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये भी एक फोरम है। अब इसमें कौन कौन कंट्रीज हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, याद रखनी है इंडिया इसकी मेंबर नहीं है G7 की, ध्यान में देना होगा। G7 मेंबर्स को कंसिडर किया गया है कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो आईएमएफ के एडवांस इकोनॉमीज हैं। तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड किंगडम एडवांस इकोनॉमी में आती है, कनाडा हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, जापान हो गई, जर्मनी हो गई, राइट, इटली, फ्रांस, ये सब एडवांस इकोनॉमीज में आ रही हैं। ठीक है, और G7 की कोई ऐसी सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स या ऑफिस लोकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक फोरम है, राइट, फोरम की कोई हेडक्वार्टर्स नहीं होती है। ठीक है, ध्यान देनी है इस चीज़ पे। और G7 कंट्रीज 10% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करते हैं और 30% वर्ल्ड की जीडीपी को ये कवर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब ये मैप में देख सकते हैं कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं, यहाँ देख सकते हैं इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना भी नहीं है, और इधर सऊदी साउथ सॉरी साउथ सऊदी अरेबिया वगैरह भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है या रशिया भी नहीं है। ठीक है, ये मैप से यही पर्पस है आपको बताना कि इंडिया मेंबर नहीं है।
अब ये पर्टिकुलर एक आई है आर्टिकल जहाँ पे एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के बारे में मेंशन है। ठीक है, यूएस ने अप्रूव किया है 2 बिलियन की ये डील ताइवान के साथ। तो अब ये क्या है इसे हम देखेंगे। तो नासा एमएस, ठीक है, नासैम्स, आपको याद रखनी होगी ये चीज़ कि ये रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, या ये एक एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। या आपसे पूछ ले कि रिसेंटली नासा एमएस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम न्यूज़ में देखी गई थी, या कौन सी पर्टिकुलर कंट्री की एयरक्राफ्ट सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, तो याद रखनी है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की एक थर्ड जो सिस्टम थी, मिसाइल सिस्टम या रॉकेट सिस्टम थी, उस पर यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था। और यूपीएससी की गारंटी नहीं है, कुछ भी अभी पूछ ले रही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। और द हिंदू में है तो मैं तो हाईली सजेस्ट करूंगा ऐसी बकवास चीज़ें भी आप याद रखें, क्योंकि यूपीएससी अभी कुछ सालों से यानी 2018 के बाद से ये सारी चीज़ें पूछ रही है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं आज द हिंदू न्यूज़पेपर में। बहुत बड़ी वीडियो हो गई होगी, माफ़ी चाहूँगा, पर क्या करूँ, आज टॉपिक्स ही इतने ज़्यादा कवर्ड हैं जो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, या कुछ अगर नॉलेज गेन किया, जो उम्मीद करूँगा बहुत आपने किया है गेन यहाँ से, तो लाइक ज़रूर करके अप्रिशिएट एटलीस्ट करें मेरी भी मेहनत को। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।